इस एडवेंचर फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन समय को दिखाते हुए, जहां पर ब्लैक स्कॉर्पियन नाम का एक योद्धा बहुत ज्यादा फेमस था। दरअसल हर साल उस पूरे साम्राज्य के अंदर एक स्कॉर्पियन नाम का योद्धा चुना जाता था, जिसके पास बाकी सारे सैनिकों से सबसे ज्यादा ताकत होती थी। ये ब्लैक स्कॉर्पियन योद्धा राजा की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करने का काम किया करता था और साथ ही साथ ब्लैक स्कॉर्पियन को पूरे साम्राज्य में सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था, जो कि बुराई से उन्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करेगा। अब हमें यहाँ पर सैम नाम का एक ब्लैक स्कॉर्पियन दिखाया जाता है, जो अपने बेटे मैथ्यूज को लगातार बोल रहा था कि कल तुम होने वाले ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था और उसके अंदर तुम्हारी जान भी जा सकती थी। सैम खुद एक ब्लैक स्कॉर्पियन होता है, इसीलिए उसे खुद रियलिटी पता थी कि इन चीजों में कितना खतरा होता है और वो अपने बेटे को किसी भी खतरे में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसे दूर रखता है। लेकिन मैथ्यूज का बचपन से सपना था कि वो अपने फादर की तरह एक अच्छा योद्धा बने, इसीलिए वो अपने फादर सैम के मना करने के बावजूद अगले दिन ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में चला जाता है। वहाँ पर मौजूद जितने ही बच्चे होते हैं वो ब्लैक स्कॉर्पियन बनना चाहते थे, वो बैटल ग्राउंड पर आते हैं अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। उन सभी के सामने सेरगोन नाम का एक सेनापति होता है, जो कि चुनाव करने वाला था कि किन बच्चों को ब्लैक स्कॉर्पियन नाम की ट्रेनिंग दी जाएगी। और सेरगोन ने यहाँ पर सारे बच्चों को समझा दिया होता है कि तुम में से सिर्फ 12 बच्चों को चुना जाएगा और बाकी बचे हुए बच्चे जो कि इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर 12 ब्लैक स्कॉर्पियन को चुना जाएगा और वही आगे की ट्रेनिंग करेंगे। सेरगोन के इशारा करने पर सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई करने चले गए थे। मैथ्यूज भी उसी जगह पर होता है, जो कि अपनी तलवार की मदद से लड़ाई करने के लिए आ तो गया था, लेकिन मैथ्यूज के सामने उसकी दोस्त लीना मौजूद होती है। सेरगोन ने जैसे ही लीना को देखा तो उसने लड़ाई रुकवा दी और लीना को पकड़कर उसे मारने लेकर चला गया, क्योंकि इस कंपटीशन में लड़कियां बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। मैथ्यूज ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा था, क्योंकि लीना चाहे कुछ भी करे वो उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लीना को कोई भी चोट पहुंचे। इसके बाद तुरंत ही मैथ्यूज सेरगोन के पास चला गया और उसे पीछे से मारने लगा। सेरगोन इस बात से काफी गुस्सा हो जाता है, उसके कई सारे सैनिक आकर मैथ्यूज को पकड़ लेते हैं। सेरगोन ने डिसाइड कर लिया था कि वो मैथ्यूज का गला ही काट देगा, लेकिन सही समय पर उस जगह पर सैम आ जाता है, जिसने की सेरगोन को रोक लिया था। वो दोनों एक दूसरे से घमासान लड़ाई करने ही वाले होते हैं, तभी ऊपर से अचानक राजा आ जाते हैं, जिन्होंने लड़ाई रोककर सैम से कहा कि तुम्हारे बेटे ने गलत काम किया है और उसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। राजा ने तो बिना कंपटीशन करा ये डिसाइड कर लिया कि अब तुम्हारे बेटे को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में शामिल होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है बैकआउट करने का। सैम इस बात से काफी ज्यादा मायूस हो जाता है, लेकिन अब वो राजा के खिलाफ तो नहीं जा सकता था, इसीलिए अब उसके बेटे मैथ्यूज को ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर सैम मैथ्यूज और अपनी पूरी फैमिली के साथ घर पर सोया हुआ होता है, तभी हमें अचानक काला धुआं दिखाई दिया, जिसे और किसी ने नहीं बल्कि सेरगोन ने काला जादू करके भेजा था। वो ब्लैक स्मोक आकर के सैम को अचानक से चारों तरफ फैल गई। अब देखते ही देखते सैम की पूरी बॉडी पे काफी सारे स्कॉर्पियन आ जाते हैं। ये सारे स्कॉर्पियन इतने ज्यादा जहरीले थे कि उसने सैम को काट काट के वहीं पर खत्म कर दिया। मैथ्यूज और उसके फैमिली वाले ये सारी चीजें देखते ही रह जाते हैं, लेकिन वो अपने फादर को नहीं बचा पाते। जब मैथ्यूज को सच्चाई पता चली कि ये काम सेरगोन ने कराया है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तो ये डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सेरगोन से अपने फादर का बदला लेकर ही रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए सेरगोन काफी ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए मैथ्यूज ने बहुत ज्यादा मन लगा करके ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैथ्यूज टोटल 12 बच्चों में से एक बच्चा होता है, जिसे की कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी जाने लगी। मैथ्यूज भले ही बाकी स्टूडेंट से बहुत ही कमजोर होता है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी स्टेमिना था, जितनी भी एनर्जी थी, उसने उस ट्रेनिंग में लगा दी थी, जो उसे बाकी सभी से सबसे अलग करता था। अब यहाँ पर मैथ्यूज उन बच्चों के साथ ब्लैक स्कॉर्पियन की ट्रेनिंग करते हुए कई साल बिता देता है। पूरे 8 साल की लगातार ट्रेनिंग करने के बाद मैथ्यूज अब उसके सारे दोस्त वापस आ रहे थे किंगडम के अंदर। सारे के सारे सिटीजन उस टीम को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ये लोग उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले थे। अब धीरे धीरे करके वहाँ पर सेरगोन आ जाता है, जो कि इस राज्य का नया राजा बन चुका था। मैथ्यूज और उसके दोस्त ये देखकर एकदम शौक में पड़ गए थे कि आखिर राजा के साथ हुआ क्या था। तभी मैथ्यूज की मदर और उसका भाई नोवा मिलकर उसे बता रहे होते हैं कि सेरगोन ने बड़ी चालाकी से राजा को मार दिया और उसने उसकी जगह ले ली। तब से ही सेरगोन साम्राज्य के सारे वासियों पर काफी सारा अत्याचार करता है और उनके ऊपर अपना हुक्म चलाता है। अब यहाँ पर सेरगोन ने जैसे ही मैथ्यूज को देखा तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि ये तो सैम का बेटा है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे सेरगोन ने मैथ्यूज से कहा कि तुम मेरे महल के अंदर आओ, मुझे ये जानना है कि तुम मेरे लिए वफादार हो कि नहीं, और इसके साथ साथ तुम्हें परीक्षा भी देनी होगी इन सारी चीजों को साबित करने के लिए।
अब सेरगोन राजा बन चुका होता, इसीलिए मैथ्यूज उसे अब मना नहीं कर सकता था। मैथ्यूज थोड़े ही समय के अंदर राजा के महल में आ जाता है, लेकिन अब सेरगोन ने अपने सारे साथियों से कहकर के मैथ्यूज के छोटे भाई नोआ को पकड़ लिया था। वो तो उसे बहुत यार टॉर्चर भी करते हैं और काफी यार डैमेज पहुंचाते हैं। सेरगोन मैथ्यूज से कह रहा था कि तुम्हारा भाई मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैला रहा है। वो कहता है कि मैंने राजगद्दी पाने के लिए राजा का कत्ल कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। जिसके बाद सेरगोन मैथ्यूज को एक ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम मेरे कहने पर अपने छोटे भाई का सिर काट दो। मैथ्यूज तो एक ब्लैक स्कॉर्पियन होता है जिसे कि राजा की सारी बातें माननी पड़ती थी, इसीलिए वो अपनी नुकीली तलवार लेकर नोआ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मैथ्यूज ने नोआ पर नहीं बल्कि उसके गले में जो चैन पड़ी उसे काट देता है। जिसके बाद वो दोनों भाई मिलकर वहाँ पर जितने भी सैनिक होते हैं वो उन सबको मारने लगते हैं, क्योंकि मैथ्यूज बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि अपने भाई को चोट पहुँचाना, वो भी उस आदमी के कहने पर जिसने की ये राजगद्दी गलत तरीके से हासिल की है और मैथ्यूज के फादर सैन की जान भी ली है। मैथ्यूज तो सेरगोन से कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे वो दिन मिल ही गया तुमसे बदला लेने का। मैथ्यूज बहुत ही जोरों से एक भाला सेरगोन की तरफ फेंकता है, लेकिन सेरगोन उससे डर नहीं रहा, बल्कि वो हथियार जरा सा उसके सीने पर आकर रुक जाता है। यानी कि सेरगोन के पास कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद होती हैं जिसके बारे में मैथ्यूज को कुछ भी अंदाजा नहीं होता है। इसीलिए मैथ्यूज अपने भाई नोआ को वहाँ से बचाते हुए बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो इस तरीके से सेरगोन से फाइट नहीं कर सकता था। मैथ्यूज अपने भाई के साथ एक घोड़े पर बैठकर लगातार साम्राज्य से दूर जाने लगा, लेकिन अब सेरगोन भी इन दोनों भाइयों को इतनी आसानी से भागने नहीं देने वाला था। उसने तुरंत ही अपना वो एरो उठाया और उनकी तरफ फेंककर उसके ऊपर काला जादू कर दिया। वो एरो तो जादुई होने के कारण सीधा न चलते हुए लगातार मैथ्यूज और नोआ का पीछा करता चला जाता है। मैथ्यूज अपने भाई के साथ किसी भी तरीके से साम्राज्य की सीमा से बाहर आ चुका था, लेकिन तभी अचानक वो एरो लगातार ट्रेवल करते हुए नोआ की बॉडी में लग जाता है। नोआ को इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि इसने थोड़ी देर के अंदर ही अंदर अपना दम तोड़ दिया। मैथ्यूज इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके फादर उसे पहले ही छोड़कर चले गए थे। अब सेरगोन ने उसके भाई नोआ को ही मार दिया, जिसके बाद मैथ्यूज पूरी तरीके से अकेला हो गया था। लेकिन सेरगोन से बदला लेने की भावना उसके मन में आज भी मौजूद होती है। अब यहाँ पर मैथ्यूज ने सेरगोन की वजह से अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था। अब उसे किसी भी हाल में सेरगोन से बदला लेना होता है, इसीलिए मैथ्यूज तुरंत एक बंदरगाह में पहुंच गया ताकि वो इजिप्ट की तरफ जा सके और वो सारस नाम के एक देवता का हथियार लेकर, जिससे कि कई सारे शैतानों को मारा जा सकता था, उससे सेरगोन को भी आकर के जान से मार दे। यही एम लेकर वो डायरेक्टली चला जाता है समुद्र की तरफ, जिससे कि वो इजिप्ट में पहुंच जाएगा। हालांकि रास्ते में मैथ्यूज को लीना भी मिल जाती है, इसीलिए वो भी उसके साथ जाने लगती है। लीना तो मैथ्यूज से पूछ रही होती है कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा क्यों रहे हो। तब जाकर मैथ्यूज ने उसे सारी बातें बताई कि कैसे वो सेरागोन को ओसिरिस के हथियार से मारना चाहता है। लेकिन ये सारी बातें एरे नाम का एक आदमी भी सुन रहा था, जो मैथ्यूज को बताने लगा कि ओसिरिस का हथियार इजिप्ट के शैतानों को मारने के काम आता था और उस हथियार से तुम सेरगोन को नहीं खत्म कर सकते। उससे मैथ्यूज और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि ये हथियार उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है। इसीलिए मैथ्यूज एरे से पूछने लगा कि आखिरकार इसका कोई और रास्ता निकल सकता है कि नहीं। इसीलिए मैथ्यूज एरे से पूछने लगता है कि सेरगोन को मारने का और भी रास्ता कोई है भी या नहीं। तब जाकर एरे बहुत ही ज्यादा सोचकर ये बताता है कि जूस के खंडर हथियार से उसे मारा जा सकता है, जो कि तुम्हें शायद अंडरवर्ल्ड के रास्ते में मिलेगा। लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जहाँ की राजकुमारी का नाम एशली होता है और कहते हैं कि आज तक जो भी इंसान अंडरवर्ल्ड के रास्ते पर गया वो जिंदा लौटकर कहीं वापस नहीं आया। लेकिन अब मैथ्यूज भी एरे को कन्विंस करने लगा कि वो भी उसके साथ अंडरवर्ल्ड में चले। इसके बदले मैथ्यूज ने काफी सारे एरे को पैसे भी दिए थे, जिसके बदले में वो मान गया था। अब इसीलिए मैथ्यूज, एरे और लीना तीनों निकल पड़ते अंडरवर्ल्ड की तरफ। लगातार वो तीनों अपना सफर तय करने के बाद वो तीनों अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं और अंदर घुसते ही वहाँ पर कई सारे सैनिकों ने उन तीनों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। मैथ्यूज, लीना और एरे किसी भी तरीके से उन पर फाइट करते हुए लगातार आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन वो तभी अचानक एक ट्रैप में फंसते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जो कि एक बहुत ही बड़ा जेल था। मैथ्यूज ने ये नोटिस किया कि उस जगह पर कई सारे कैदी भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही डरे हुए थे और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे। मैथ्यूज ने उन सभी लोगों से पूछा कि आखिरकार तुम्हें इस जगह पर कैद कर क्यों रखा गया है। तब जाकर वो बताते हैं कि एक ऐसे खतरनाक शैतान के बारे में जिसका खाना बनने के लिए हम सभी को यहाँ पर कैद कर रखा गया है और अब वो शैतान आकर के एक एक करके हम सभी को मारकर खा जाएगा। सभी लोग इतना डरे हुए थे कि मैथ्यूज को देखा नहीं जा रहा था। इसीलिए मैथ्यूज उन लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहने लगा कि प्लीज तुम मेरा साथ दो, इसके बदले में हम उस शैतान को मारकर खत्म कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मैथ्यूज की ये बचकानी बात सुनकर सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उस खतरनाक शैतान का सामना कोई भी
नहीं कर सकता था। सभी लोग मैथ्यूज को यहाँ से चला जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि उनके पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन अब मैथ्यूज के साथ कोई भी नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लीना को लेकर उस शैतान भरे इलाके में चला जाता है। रास्ते में उसे फॉर्म नाम का एक और भी अपराधी मिला था जिसे कि जंजीरों से बांधा गया है। मैथ्यूज ने तुरंत ही अपनी तलवार की मदद से उसकी जंजीर को काट दिया, जिसके बाद फॉर्म बहुत यार डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक उस रास्ते के दूसरे रास्ते से एक बहुत ही भयानक आवाज आने लगी। मैथ्यूज और लीना ने जब सामने देखा तो उनके सामने अचानक से वही शैतान मौजूद होता है। उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसका पूरा शरीर जानवरों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरह होता है। वो तो तुरंत ही मैथ्यूज और लीना के पास आकर उन्हें चोट पहुंचाता, उन्हें मारने की कोशिश भी कर रहा था। इतने अचानक हमले होने के कारण मैथ्यूज इसमें कुछ कर नहीं सकता था। अब तो उस शैतान ने मैथ्यूज को बुरी तरीके से पकड़ लिया था, उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से फॉर्म और बाकी के सारे कैदी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि लगातार बड़े बड़े पत्थर उठाकर उस शैतान को मारते ही चले जाते हैं। वो खतरनाक मॉन्स्टर उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे जान से मारने लगता है। इस बात से बाकी कैदी बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उस शैतान से बचने के लिए हम लोग क्या करें। लेकिन सारी चीजों का फायदा उठा करके मैथ्यूज शैतान के पीछे से आ जाता है अपनी तलवार लेकर के और उस भयानक शैतान की बॉडी में अपनी तलवार घुसा दी। मैथ्यूज का ये निशाना इतना ज्यादा परफेक्ट होता है कि वो शैतान तुरंत ही मर गया था। वो सारे कैदी मैथ्यूज को देखते ही रह गए क्योंकि उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा योद्धा आकर इस शैतान को खत्म कर देगा। अब यहाँ पर सारी चीजें नॉर्मल होने के बाद मैथ्यूज उन सारे कैदियों से बात करता है कि तुम सब मेरा साथ दो अंडरवर्ल्ड में जाने से और यहाँ से बाहर निकलने के लिए। मैथ्यूज के आने से उन सारे बंदी के बनाए गए लोगों में एक उम्मीद जाग उठी थी और वो मैथ्यूज के साथ यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इसीलिए वो सब लोग डिसाइड कर लेते हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब यहाँ पर मैथ्यूज के साथ सारे लोग अंडरवर्ल्ड के रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे और अब वो सभी लोग चलते हुए एक बहुत ही बड़े चैम्बर में आ चुके थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि अंदर आने से पहले इंट्रेंस पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है। सभी लोग एकदम टेंशन में आ गए कि आखिरकार हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तब जाकर काफी रिसर्च करने के बाद एरे जमीन पर एक निशान को रिकवर करता है और ये निशान प्राचीन लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसीलिए एरे उसे पढ़ पा रहा था। एरे उन सारी चीजों को अच्छे से समझता है और वहाँ पर लिखे गए एक वर्ड को पढ़ता है। ऐसा करते ही वो पूरा चैम्बर एकदम से ओपन हो गया था और वहाँ पर लगी बड़ी बड़ी दीवारें एकदम से आसमान में गायब हो चुकी थी। तब जाकर ये रिवील होता है कि वो सभी लोग बहुत ही बड़े पिलर के ऊपर खड़े हुए हैं, जो कि एकदम वीरान रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच था। मैथ्यूज के साथ साथ उन सारे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी मैथ्यूज ने पिलर की दूसरी तरफ अपना पैर रखा। अचानक उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है जिसके ऊपर वो आसानी से खड़ा हो जाता है। मैथ्यूज को लगने लगा कि भले ही मैं हवा में पैर रखूं, मैं अपने आप ही लैंड कर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरा पैर रखता है तभी अचानक से वो नीचे गिर गया। लेकिन मैथ्यूज के नीचे गिरने पर भी उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती क्योंकि वो पिलर पूरी तरीके से नीचे आ गया था। लीना और बाकी सारे लोग मैथ्यूज का इसके ऊपर मजाक भी उड़ाने लगे थे, जिससे कि मैथ्यूज थोड़ा सा इनवैलिड भी हो गया। लेकिन यहाँ पर एरे, जिसने कि वो सारे लैंग्वेज को पढ़ लिया था, वो कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा मौजूद है और हमें वापस से इस पिलर में 1 घंटे से पहले आना है, नहीं तो हम सभी लोग पत्थर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए एरस बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों से कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो सभी लोग मैथ्यूज के साथ उस रेगिस्तान में लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर पर जाने पर अचानक से रेगिस्तान में नुकीले नुकीले काले पेड़ भी निकलने लगे थे, जो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर हमला करने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि मैथ्यूज ने कहा कि हमें एक साथ हो जाना चाहिए और यहाँ वहाँ नहीं भागना चाहिए, इसीलिए वो सभी लोग मैथ्यूज के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे थे। और देखते ही देखते पूरा का पूरा रेगिस्तान काले पेड़ों से एकदम भर गया था और उन्हें तो अब खुला आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर जा सके। उन सभी लोग को कोई और ऑप्शन न होने के कारण वो फॉरेस्ट के अंदर चले गए। तो इसी के साथ इस शानदार फिल्म का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और हमारी वीडियो पर कमेंट करें ताकि हमें खुशी मिले और भी अमेजिंग वीडियो लाने के लिए। और ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।